सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके सन 2017 में जो पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने साइंस का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखा था। वहां पर हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दो पार्ट में साइंस का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हमने देखा था। अगर वो सेकंड पार्ट आपने साइंस का नहीं देखा है तो साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको, जहां पर अदर सब्जेक्ट के बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2017 के पेपर, इसके अलावा सन 2016 के सभी पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सन 2017 में बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कंप्यूटर का पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सूचना के घटक हैं। तो सूचना के घटक के अंतर्गत सॉफ्टवेयर भी आता है, हार्डवेयर भी आता है और संप्रेषण भी आता है, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बात करें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर को हम कहते हैं कि जो चीज को हम छू सकते हैं या कह सकते हैं देख भी सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो स्कैनर हो गया, या कह सकते हैं कीबोर्ड हो गया, या कह सकते हैं माउस हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। मॉनिटर भी जो है वो हार्डवेयर में ही आता है। और बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल जो है वो किए जाते हैं। इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है वो ऑडियो वीडियो हम प्ले करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी प्रकार विंडोज़ मीडिया प्लेयर, तो सॉफ्टवेयर जो है उसमें इंस्टॉल होते हैं। और बात करें संप्रेषण, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। बात हमारा हो जाएगा द, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। तो क्या है? ये है हमारा विषय का समाकलन और इसके साथ साथ विषय का मूल्यांकन, दोनों ही जो है इसके अनुप्रयोग में आते हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों ही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। तो ये भी जो है वो मुख्य माध्यम और उसके साथ हार्डवेयर माध्यम दोनों ही रूपों में होता है, यानी कि 1 व 2 दोनों सही यहां पर भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो किसमें होता है? ये हमारा इंटरनेट में भी होता है। आपने भी देखा होगा इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी शिक्षा ग्रहण करनी होती तुरंत सर्च करते हैं, तुरंत हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा ईमेल में भी जो है वो कंप्यूटर का या कह सकते हैं शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। और इसी प्रकार ई कॉम में भी होता है। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला और लास्ट बहुविकल्पी हमारा कि शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। तो शैक्षिक दूरदर्शन का नाम है ज्ञान दर्शन, यानी कि उत्तर नंबर बा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। लगभग सभी ने ये नाम सुना ही होगा। और बात करें अगर कंप्यूटर की फुल फॉर्म की, तो सी फॉर कॉमन, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पार्टिकुलर, यू यूज, टी ट्रेड, ई एजुकेशन और आर फॉर रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आपको पता होनी चाहिए जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का ज्ञान प्रदान करना। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अभी हमने जाना बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न में। तो दोनों का ज्ञान प्रदान करना कंप्यूटर की शिक्षा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि सूचना के कोई 2 गुणों को बताइए। तो सूचना के पहले गुण की बात करें तो हो जाएगा अर्थपूर्णता, यानी कि अर्थयुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, सूचना प्रोवाइड की, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है अर्थपूर्णता। दूसरा है हमारा विस्मयकारी तत्व। यहां पर केवल 2 ही लिखनी थी, तो आप यहां पर ज्यादा लिखी, इनमें से कोई भी 2 अपनी तरफ से लिख सकते हैं। यहां पर एक्स्ट्रा लिखी तो जान लेते, जिससे और पॉइंट्स भी आपको पता चल जाएं। तो दूसरी हमारी विस्मयकारी तत्व। इसी प्रकार तीसरी है पूर्व जानकारी से सहमति। चौथी है पूर्व जानकारी में सुधार। जैसे आपको कोई चीज पता है, किसी व्यक्ति ने सूचना प्रदान की, या कोई न्यूज आपको पता है, हो सकता हो सही है गलत है, तो किसी व्यक्ति ने कोई सूचना दी तो उससे आपको उसमें और चीजें पता चली, या अगर आपको वो सूचना गलत पता है उससे आपकी जो सूचना उसमें सुधार हुआ, परिमार्जन हुआ, तो वो सारी चीजें कह सकते हैं इसके अंतर्गत आती हैं। 5वां है हमारा संक्षिप्तता। 6वां है हमारा शुद्धता या यथार्थता। 7वां है हमारा समयबद्धता और 8वां है हमारा कार्य संपादन में सहायक। तो ये सभी सूचना के गुणों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 15 अगस्त 1995 और ये लगभग यहाँ लिखा है, तो अलग अलग जगह जो है आपको अलग अलग सन देखने को मिल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो भाग की बात करें तो पहला है हमारा मुख्य सूचना कंप्यूटर, दूसरा है हमारा टेलीफोन, तीसरा है हमारा मॉडेम, चौथा है हमारा नेटवर्क, पांचवा है हमारा उपग्रह, छठा है हमारा उपग्रह संचार, सातवां है हमारा केबल नेटवर्क आदि। तो ये सभी जो है वो इंटरनेट के भाग के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन सभी भागों के माध्यम से जो है हमारा पूरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कंप्लीट कहलाता है। बात करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं? तो बात करें स्मार्ट कक्षाओं की तो इसका महत्व या उपयोगिता को कुछ बिंदुओं के आधार पर हम बात करते हैं। तो पहला हमारा कि रोजगार में संलग्न तथा रोजगार की ओर अग्रसर जो व्यक्ति हैं या जो छात्र हैं वो इस शैक्षिक तकनीक के माध्यम से अपनी इच्छित विषय की शिक्षा जो है वो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस हैं, यानी कि आपने भी देखा होगा जैसे कि लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसी प्रकार स्मार्ट क्लासेस भी चलती हैं। जैसे कि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत ही आता है। तो आप भी वहाँ पर अपने इच्छित विषय से रिलेटेड कोई भी शिक्षा जो है वो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, उसको आप रिलेट करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरा हमारा कि यह शिक्षा जगत में अत्यंत लाभकारी साधन है, क्योंकि इसके प्रयोग में कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी तथ्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तीसरा हमारा स्मार्ट कक्षा शिक्षण में विद्यालय हलचल से छुटकारा मिलता है तथा ऐसी कक्षाएं विशेष रुचिकर होती हैं, विद्यार्थी जो है वो पूर्ण मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है, इस प्रकार की कक्षाओं की उपयोगिता उन छात्रों को अधिक है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, क्योंकि वो जो है आने जाने में असमर्थ होते हैं, तो वो घर बैठकर ही शिक्षा इजीली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है, स्मार्ट कक्षाओं का व्यवहारिक महत्व भी है ऐसी गोपनीय समस्याओं जैसे कि यौन रोग गर्भ निरोध में अधिक हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त करने में छात्र हिचकिचाते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर जो है वो कक्षा या क्लास में जो शिक्षा है वो प्रदान करना पॉसिबल नहीं है, तो उन टॉपिक पर भी आप स्मार्ट क्लासेस के थ्रू इजिली तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट है कि वर्तमान समय में कुछ विद्यालय शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान कराने संबंधी व्यय को भी स्थायी रूप से वहन नहीं कर पा रहे हैं, वह स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा को सुलभ करा रहे हैं, जिससे कि व्यय श्रम एवं समय की बचत भी हो रही है। तो ये सारे हमारे पॉइंट हो जाएंगे स्मार्ट कक्षाओं के महत्व से रिलेटेड। तो हमें स्मार्ट कक्षाओं के बारे में ही बताना था, तो महत्व से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ है? तो बात करते हैं ऑनलाइन चैटिंग की। तो ऑनलाइन चैटिंग से जो है आप सभी परिचित होंगे, पर इससे लाभ क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि इस प्रक्रिया से शिक्षकों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो है वो इसके मुख्य तत्व होते हैं। अब आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, या कह सकते हैं आप मोबाइल का भी यूज कर रहे हैं, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो हम कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी हमें प्राप्त होती है। तो इसका पहला लाभ यही हो जाएगा। दूसरा हमारा कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति विदेशों में बैठे अपने संबंधियों एवं शिक्षा शास्त्रियों से दृश्य रूप के समान वार्तालाप कर सकता है। जैसे कि हम आमने सामने बात करते हैं, तो वीडियो कॉल के थ्रू हम ऐसे ही बात कर सकते हैं जैसे कि सामने वाला व्यक्ति आपके समक्ष ही बैठा हो। और ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू आप कितना भी दूर कोई व्यक्ति हो, विदेश में हो, तो आप इजिली तरीके से बात कर सकते हैं। ये इसके लाभ में आ जाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट है ऑनलाइन चैटिंग से व्यक्ति को टाइपिंग का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जब टाइप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज्ञान प्राप्त होगा। चौथा हमारा पॉइंट है ऑनलाइन चैटिंग से जो है वो व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होते हैं और उन्हें भविष्य की आवश्यकता के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कि आप टाइप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो टाइप कर रहे हैं वो भी कंटेंट जो आपका है वो सुरक्षित रखा है। आपने टाइप किया, मैटर तो है वो आपके पास, अगर आपको भविष्य में उसका उपयोग हुआ, क्योंकि अगर आप फोन से बात कर रहे हैं, आपने क्या बोला, आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो सारी चीजें हट जाती हैं। परंतु आप लिखित चैटिंग कर रहे हैं तो सारा जो लिखा हुआ मैटर है वो आपके पास रहता है। तो भविष्य में अगर आपको कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है, किसी शिक्षा से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें जो है आप इजीली तरीके से वहां से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई इसके लाभ से रिलेटेड। बस अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि डिजिटल विषय वस्तु के साधन जो है वो कौन कौन से हैं। तो बात करें डिजिटल विषय वस्तु के साधन की, तो पहला हमारा हो जाएगा ई बुक्स। ई बुक्स हमने आपको ऑलरेडी बताया था कंप्यूटर वाले वीडियो में कि कोई भी जो हम किताब नॉर्मली पढ़ते हैं उसका जब कंप्यूटर का फॉर्मेट, यानी कह सकते हैं जब पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो
अवेलेबल करा देते हैं, या आपने देखा होगा कि बहुत सी बुक्स हैं आप पूरी पीडीएफ उसकी बना लेते हैं, तो वो जो बुक का पीडीएफ फॉर्म हो जाता है या उसका ऑनलाइन फॉर्म या उसका डिजिटल रूप प्रदान हो जाता है, जिसको आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इन सभी पर पढ़ सकते हैं, तो वो हमारी ई बुक्स के अंतर्गत आता है। बात करें दूसरे की, तो दूसरा हमारा है विषय वस्तु के साधन में ओवरहेड प्रोजेक्टर, तीसरा है हमारा स्लाइड, चौथा है हमारा सीडी, पांचवा है हमारा डीवीडी और छठा है ई अनुवर्गों का प्रयोग और सातवां और लास्ट है हमारा प्रशिक्षण वीडियोस का प्रयोग। तो ये सब जो है वो डिजिटल विषय वस्तु जो है उनके साधन के रूप में आता है। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि ई बुक से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमने आपको ई बुक्स समझाया और सेम वही क्वेश्चन देखिए आ भी गया, तो बात कर लेते हैं इसमें जो लिखा है उसके बारे में। तो ई बुक्स का आशय उन पुस्तकों से होता है जो कि इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध होती हैं। इन पुस्तकों को छात्र अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सहायता से मेमोरी कार्ड एवं हार्ड डिस्क में जो है वो सुरक्षित करके रखता है। प्रायः छात्र इनको सुरक्षित न रखकर इंटरनेट चलाकर इनका अध्ययन करता है। इस प्रकार वर्तमान समय में ई बुक्स का प्रचलन जो है वो विस्तृत रूप से जो है वो देखा जाता है। इसके अनेक लाभ एवं उपयोगिताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक स्तर से ही ई बुक्स का उपयोग करना छात्रों को सिखाया जाता है। तो इसमें वही बताया गया है कि इंटरनेट से डाउनलोड करके आप कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन की सहायता से जो है वो इसे पढ़ सकते हैं, और जरूरी नहीं कि हमेशा जो है आप इसको इंटरनेट से ही डाउनलोड करें, आप खुद से भी जो है वो ई बुक्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीडीएफ वाला फॉर्मेट ऊपर अभी बताया भी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि शिक्षक के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं। इस टॉपिक पर हम सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वहां पर हमने इसको समझाया भी है। अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको साइड में आई बटन है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, या तो आप कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में भी जो है वो जाकर देख सकते हैं। तो हम केवल आपको इसका यहाँ पर आंसर दिखा दे रहे हैं, बाकी आप जो है वो वहाँ से इजीली तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था और इसके अंतर्गत हमने ई बुक्स को समझा था और उसके साथ साथ वेब पोर्टल को भी समझा था। तो उसको अगर नहीं देखा है तो कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा एजुसेट का परिचय दीजिए, और इस पर भी हम सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो भी आपको कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पर हमने एक्स्ट्रा चीजें भी कुछ बताई हैं जिससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को समझने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा, और इसका भी हम आंसर आपको जो है वो दिखा देते हैं। ये है इसका आंसर, और इसको जो है हमने पूरा डिटेल में जो है वो साथ में समझा था। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, या तो आपको समझना ज़्यादा अच्छे से डिटेल में तो आप जो आके वहाँ से वीडियो वो पूरा देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि रोजगार पोर्टलों को समझाइए। तो बात करते हैं रोजगार पोर्टलों की। तो जैसे जैसे तकनीक विकास बढ़ती जा रही है, इसके प्रयोग से कोई भी क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं रह गया है। आज से एक दशक पूर्व रोजगार की तलाश व उससे संबंधित पूछताछ के लिए समाचार प्रसारण, समाचार पत्रों का जो है वो प्रयोग किया जाता था, जिससे कि आप सभी भी जानते हैं। लेकिन बढ़ते तकनीक विकास ने रोजगार की खोज व पूछताछ के माध्यमों को परिवर्तित कर दिया है। आगे बात करें तो समाचार पत्रों का स्थान अब जो है वो जॉब पोर्टलों यानी कि रोजगार पोर्टलों ने ले लिया है। जॉब पोर्टल रोजगार संबंधी सूचनाओं का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा रोजगार संबंधी सूचनाओं की प्राप्ति जो है वो संभव होती है, जो कि हमें पहले रोजगार समाचार जो हमारे न्यूज़पेपर आते थे उनसे प्राप्त होती थी। जॉब पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट उपलब्ध होती हैं जो नौकरी एवं रोजगार की सूचनाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि freshersworld.com एवं naukri.com आदि आपने सुनी भी होगी। naukri.com काफ़ी फेमस भी है। वर्तमान समय में वेबसाइट के माध्यम से सरल एवं शीघ्रता से छात्रों को रोजगार संबंधी सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, और इन वेबसाइट के माध्यम से जो छात्र हैं वो अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप रोजगार का चयन भी कर सकते हैं। इसमें विदेश में रोजगार, स्वदेशी क्षेत्र में रोजगार तथा सरकारी क्षेत्र में रोजगार की सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सारी सारी बातें हो गई रोजगार पोर्टल से रिलेटेड। चलिए अब बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा कार्यालय कार्यकारिणी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों का वर्णन कीजिए। तो पॉइंट्स के आधार पर इनके गुण देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है कि किसी संगठन की अक्सर प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर सूचना की गति बढ़ाने की आवश्यकता होती है। बुनियादी दूरसंचार ढांचे की परंपरागत तकनीकों को अपनाना जो है वो सबसे सरल विकल्प इसके अंतर्गत आता है। आगे बात करें दूसरे पॉइंट की, तो जैसे आपके संगठन का आकार बढ़ता जाता है, आप EPABX अथवा आंतरिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने को भी सोच सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है कार्यालय कारण प्रणाली में जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण के अंतर्गत कि जैसे जैसे संचार का परिमाण बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप
कम महंगी जो तकनीकें होती हैं जैसे कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल अपनाने की सोच सकते हैं। अनुभव से पता चलता है कि इस तकनीक का जो प्रयोग है वो दूर संचार की लागत परंपरागत फोन लाइन की तुलना में 15 से 45% तक जो है वो कम हो सकती है। चौथा हमारा पॉइंट है कि संचार की गति बढ़ाने के साथ साथ निर्णय प्रक्रिया की गति भी बढ़ाई जानी चाहिए। ये काम जो है वो कंप्यूटिंग सुविधा का लाभ उठाकर हो सकता है। एक बार संगठन में जो है वो समस्त कंप्यूटिंग ढांचा स्थापित हो जाने पर आप लैन वैन के माध्यम से भी नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थापित करने को सोच सकते हैं। लैन जो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है और जो वैन है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। पांचवा हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। इसके प्रयोग से संचार को और बढ़ाया जा सकता है। और छठा और लास्ट पॉइंट है छोटे या बड़े हर संगठन में विभिन्न प्रक्रिया और उप प्रक्रियाओं का भी एकीकरण मुख्य होता है। आईसीटी के प्रयोग से काम की कुछ प्रक्रियाओं को जो है वो स्वचालित बनाया जा सकता है। तो ये सभी हमारे पॉइंट हो जाएंगे कार्यालय कार्यकारिणी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों के बारे में। तो इसी के साथ हमारा सेट जो है वो कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।